कुछ कहानियां स्याही से नहीं बल्कि आंखों से गिरे उन आंसुओं से लिखी जाती है जिन्हें दुनिया अक्सर मुस्कुराहट समझ बैठती है। हिमाचल की वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर शिमला, जहां की धुंधली सुबह और देवदार के पेड़ों के बीच एक आलीशान पुश्तैनी कोठी नीलकमल खड़ी थी। इस घर की रौनक थी दो बहनें, सपना और आंचल। सपना 23 साल की थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शिमला में थे। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, रेशम जैसे लंबे बाल और चेहरे पर एक ऐसा नूर कि मानो कुदरत ने उसे बड़ी फुर्सत में तराशा हो। सपना ने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और वह जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी भी। आंचल 16 साल की, सपना की छोटी बहन, स्कूल जाने वाली एक चुलबुली, मासूम और निश्चल लड़की। उसकी दुनिया अपनी किताबों, अपनी पेंटिंग और अपनी बड़ी बहन सपना दी के इर्द गिर्द सिमटी थी। आंचल के गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसकी सादगी में चार चांद लगा देते थे। घर में उसे सब गुड़िया कहकर पुकारते थे। उनके पिता, जो शहर के एक प्रतिष्ठित रिटायर्ड जज थे, हमेशा अपनी दोनों बेटियों को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। लेकिन नीति ने पर्दे के पीछे कुछ और ही बुन रखा था। एक दोपहर जब शिमला की वादियों में हल्की बर्फबारी हो रही थी, घर के सामने एक चमचमाती ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा अभय प्रताप सिंह। 28 साल का अभय दिल्ली का एक नामी बिजनेसमैन था। 6 फीट लंबा कद, रौबीली शख्सियत और आंखों में ऐसी चमक जो किसी को भी एक पल में प्रभावित कर दे। अभय का रिश्ता सपना के लिए आया था। पूरा घर खुश था। माँ ने आरती की थाली सजाई और जज साहब के चेहरे पर सुकून था कि उनकी बड़ी बेटी एक राजघराने जैसे परिवार में जा रही है। लेकिन इस खुशी के बीच कोठी की ऊपरी मंजिल में एक अंधेरे कोने में सपना किसी से फोन पर फुसफुसाकर बात कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक डर था। वह पिछले 3 सालों से समीर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जो एक मामूली फोटोग्राफर था। जब अभय और सपना को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया, तो अभय ने मुस्कुराते हुए सपना से कहा, सुना है शिमला की ठंड और यहाँ की लड़कियाँ दोनों ही दिल जीत लेती हैं। मुझे लगता है मेरा दिल अब यहीं रहने वाला है। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी मुस्कान दे दी। वह चाहकर भी पिता की इज्जत के खिलाफ नहीं जा पा रही थी और दूसरी तरफ समीर के बिना जीने की कल्पना भी उसे मार रही थी। उधर नीचे हॉल में बैठी छोटी आंचल अपनी बड़ी बहन के लिए बेहद खुश थी। उसे क्या पता था कि जिस जीजा जी के स्वागत के लिए वह फूलों की माला तैयार कर रही है, वही शख्स एक दिन उसकी तकदीर का सबसे मुश्किल पन्ना बन जाएगा। सपना और अभय की सगाई तय हो गई। पूरे शहर में चर्चा थी कि जज साहब की बेटी की शादी शहर की सबसे बड़ी शादी होगी। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो रहा था, सपना अपनी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी और सोच रही थी, क्या यह रिश्ता एक नई शुरुआत है या किसी तबाही का आगाज। सगाई की अंगूठी सपना की उंगली में चमक तो रही थी, लेकिन उसकी चमक सपना की रूह को झुलसा रही थी। पूरे घर में शहनाइयों की गूंज थी, फूलों की महक थी, पर सपना के कमरे में सिर्फ एक सन्नाटा था जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहता था। अभय की नजरें जब भी सपना पर पड़ती, उनमें एक गर्व और अपनापन झलकता, पर सपना की नजरें हमेशा जमीन की तरफ झुकी रहती। सबको लगा कि यह शर्म और हया है, पर कोई नहीं जानता था कि यह उस सच का बोझ था जो सपना के दिल में दफन था।
शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। घर में मेहमानों का तांता लगा था। छोटी आंचल अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियों में दिन रात एक कर रही थी। वह कभी सपना के लहंगे की कढ़ाई चेक करती तो कभी संगीत के गानों की लिस्ट बनाती। आंचल की मासूमियत ऐसी थी कि वह अभय को देखते ही कहती, जीजा जी, मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखना। वह ऊपर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही नाजुक है। अभय मुस्कुराकर आंचल के सिर पर हाथ फेर देता और कहता, आंचल, तुम्हारी दीदी अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही थी। समीर, जिससे सपना प्यार करती थी, लगातार उसे भाग जाने के लिए उकसा रहा था। शादी की एक रात पहले, जब पूरे घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी और सपना के हाथों में अभय के नाम की गहरी सुर्ख मेहंदी रच रही थी, तभी समीर का एक मैसेज आता है, अगर कल तुम मंडप पर बैठ गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सपना का कलेजा कांप उठा। एक तरफ पिता की पगड़ी थी, समाज की इज्जत थी, और दूसरी तरफ उसका प्यार। शादी की सुबह हुई। शिमला की वादियों में आज जैसे सूरज भी उदास था। आंचल ने अपनी दीदी को दुल्हन के लाल जोड़े में सजाया। सपना का चेहरा घूंघट के पीछे छुपा था, पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उस कीमती मेकअप को खराब कर रहे थे। आंचल ने आंसू पोंछते हुए कहा, दी, रो मत, ससुराल जा रही हो, कोई परदेश नहीं। पर सपना जानती थी कि वह उस बंधन में बंधने जा रही है जिसके लिए उसका दिल कभी तैयार ही नहीं था। मंडप सजा, मंत्र पढ़े गए और नीति ने अपना खेल खेल दिया। अभय ने सपना की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। विदाई के वक्त जब सपना अपने पिता के गले लगी तो जज साहब की आंखों में पहली बार आंसू थे। उन्होंने अभय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी जान है यह, इसे कभी दुख मत देना। अभय ने वादा किया और सपना को लेकर दिल्ली की ओर निकल गया। दिल्ली का वह आलीशान बंगला जो किसी महल से कम नहीं था, सपना के लिए एक सोने का पिंजरा बन गया। सुहाग रात की उस रेशमी सेज पर जब अभय उसके करीब आया और बड़े प्यार से उसका घूंघट उठाया तो सपना पत्थर की मूरत बनी रही। अभय ने जैसे ही उसका हाथ थामना चाहा, सपना ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पर अभय को मना नहीं कर पाई। अभय को लगा नई नई शादी हुई है तो शर्मा रही है, पर उसे क्या पता था कि वह किसी और के लिए तड़प रही है। अभय जब ऑफिस चला जाता तो वह छुप छुप कर समीर से बातें करती थी। अभय सपना को दिल से चाहता था, लेकिन सपना इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रही थी। एक दिन रात में सपना वॉशरूम में थी, तभी समीर का मैसेज आया जिसे अभय ने देख लिया। अभय को सपना और समीर के बारे में सब कुछ पता चल गया। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके कदम लड़खड़ाने लगे, चेहरे पर पसीने आ गए। उसे लगा जैसे एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। दोनों के बीच बहुत बहस हुआ। अभय पूरी तरह टूट गया। वक्त का पहिया घूमा और 1 साल बीत गया। इसी बीच घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। सपना ने एक बेहद सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मयंक। मयंक के आते ही जैसे घर की उदासी छटने लगी। अभय, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, मयंक को अपनी गोद में लेते ही बिखर गया। मयंक की छोटी छोटी उंगलियां जब अभय का अंगूठा थामती तो उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया हो। मयंक के आने से सपना के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आया। वह बच्चे में व्यस्त रहने लगी और समीर से उसकी बातें थोड़ी कम होने लगी। शिमला से आंचल और उसके माता पिता भी मयंक को देखने आए। आंचल अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और खूबसूरत दिखने लगी थी। वह मयंक के साथ घंटों खेलती और अभय से कहती, जीजा जी, देखिए,
मयंक की आंखें बिल्कुल आप पर गई है। अभय बस एक फीकी मुस्कान देता। उसने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उसके और सपना के बीच क्या चल रहा है। लेकिन आंचल की पारखी नजरें भाप रही थी कि उसकी दीदी की आंखों में वह चमक नहीं है जो एक सुखी वैवाहिक जीवन में होनी चाहिए। मयंक अब 2 साल का हो चुका था। वह पूरे घर में अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर भागता रहता। अभय के लिए मयंक ही उसकी दुनिया बन गया था। उसे लगता था कि शायद मयंक की खातिर सपना एक दिन बदल जाएगी और उनका रिश्ता संभल जाएगा। लेकिन नीति ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ चुन रखा था। एक शाम जब अभय एक बहुत जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, सपना ने वह कदम उठाया जिसने सबको हिला कर रख दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, सपना ने मयंक के माथे को चूमा और उसके पास एक खिलौना रखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। बाहर समीर अपनी गाड़ी लिए उसका इंतजार कर रहा था। सपना ने पीछे मुड़कर उस हवेली को एक आखिरी बार देखा, अपनी ममता का गला घोंटा और समाज की सारी मर्यादाएं लांघकर समीर के साथ भाग गई। सुबह जब घर की नौकरानी ने मयंक के रोने की आवाज सुनी और कमरे में गई तो वहां सपना नहीं थी। सिर्फ तकिए पर एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अभय मुझे माफ कर देना, मैं इस घुटन भरी जिंदगी में और नहीं जी सकती। मयंक तुम्हारा अंश है, वह तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगा। मैं अपने प्यार समीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब यह खबर शिमला पहुंची तो जज साहब को दिल का दौरा पड़ गया। आंचल और उसकी मां बदहवास होकर दिल्ली पहुंचे। अभय वापस लौटा तो वह टूट चुका था, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक भयानक पत्थर जैसा सन्नाटा था। उसने मयंक को सीने से लगाया जो अपनी मां को ढूंढते हुए रो रहा था। अभय ने जलती हुई आंखों से सपना की तस्वीर की ओर देखा और उसे फाड़ कर फेंक दिया। आज से इस घर में उस औरत का नाम कोई नहीं लेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी कि आंचल का कलेजा कांप गया। सपना के चले जाने के बाद हवेली की दीवारें जैसे काटने को दौड़ती थी। अभय पूरी तरह बदल चुका था। वह जो कभी मुस्कुराता था अब एक जीता जागता पत्थर बन गया था। उसने खुद को दिन रात ऑफिस के काम में कैद कर लिया, लेकिन जब भी वह घर लौटता मयंक की सिसकियां उसका कलेजा चीर देती। 2 साल का नन्हा मयंक जो अभी ठीक से शब्द भी नहीं बोल पाता था, अपनी तोतली आवाज में मम्मा मम्मा पुकारते हुए पूरे घर में दौड़ता। वह कभी सोफे के पीछे छिपता तो कभी अलमारी खोलता। उसे लगता कि उसकी माँ वहीं कहीं छिपी है और बस अभी बाहर आकर उसे गले लगा लेगी। शिमला से आई आंचल और उसकी माँ यह सब देखकर अंदर ही अंदर मर रही थी। जज साहब की हालत गंभीर थी और समाज के ताने उनकी बची कुची हिम्मत को भी तोड़ रहे थे। एक दिन जब मयंक को तेज बुखार हुआ और वह बदहवास होकर रो रहा था, उसने अभय को अपने पास आने तक नहीं दिया। वह बस आंचल की गोद में सिमट गया। आंचल ने पूरी रात मयंक को सीने से लगा कर रखा, उसे लोरियां सुनाई और उसकी तपती देह को गीली पट्टियों से सहलाती रही। सुबह जब अभय ने कमरे के दरवाजे से देखा तो आंचल वहीं फर्श पर मयंक का हाथ थामे सो गई थी। यही वह पल था जब आंचल की मां ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने भारी मन से अभय के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। बेटा, सपना ने जो किया उसके लिए हम उम्र भर शर्मिंदा रहेंगे, पर इस बच्चे का क्या कसूर? इसे पालने के लिए एक मां चाहिए और आंचल के अलावा मयंक किसी को स्वीकार नहीं कर रहा। अभय की आंखें ठिठक गई। उसने तख्ती से कहा, माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आंचल अभी बच्ची है,
उसका पूरा भविष्य पड़ा है। मैं अपनी खुशी के लिए उसे बलि का बकरा नहीं बना सकता, उसकी बर्बादी नहीं कर सकता। पर आंचल, जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, धीरे से आगे आई। उसकी आंखों में वह पहले जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने मयंक की ओर देखा, जो नींद में भी उसकी उंगली पकड़े हुए था। आंचल ने धीमी पर साफ आवाज में कहा, जीजा जी, मयंक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर दीदी ने उसे छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अनाथ कहलाए। मैं उसकी माँ बनूंगी। घर के माहौल में एक भारी सन्नाटा पसर गया। 17 साल की आंचल, जिसके हाथों में अभी किताब होनी थी, उसने अपनी दीदी के छोड़े हुए मलबे को समेटने का फैसला कर लिया था। जज साहब की पगड़ी और मयंक की ममता की खातिर एक सादे समारोह में आंचल और अभय का निकाह एक समझौता हुआ। अभय ने आंचल के गले में मंगलसूत्र तो पहनाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था। उसने आंचल के कान में धीरे से कहा, यह शादी सिर्फ दुनिया के लिए और मयंक के लिए है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और न ही मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा। आंचल ने बस सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह कांटों भरा रास्ता उसने खुद चुना है। विदाई के वक्त उसकी सहेलियां नहीं, बल्कि उसकी सिसकती हुई माँ थी। शिमला की उन वादियों को पीछे छोड़ते हुए आंचल जब दिल्ली की उन हवेली में बहू बनकर लौटी, तो उसके स्वागत के लिए कोई खुशियां नहीं थी। उसने गृह प्रवेश किया तो सीधा मयंक के कमरे में गई। मयंक ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। मम्मा! आंचल ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों से गिरे आंसू मयंक के बालों में छिप गए। उसने सोच लिया था कि वह अभय का प्यार जीते या ना जीते, पर मयंक को कभी यह एहसास नहीं होने देगी कि उसकी असली माँ उसे ठुकरा कर जा चुकी है। दिल्ली की उस आलीशान हवेली में अब आंचल का वजूद एक परछाई जैसा हो गया था। कहने को वह उस घर की बहू थी, अभय की पत्नी थी, पर हकीकत में वह सिर्फ मयंक की यशोदा माँ बनकर रह गई थी। अभय ने अपनी बात पत्थर की लकीर बना ली थी। वह आंचल से सिर्फ मयंक की जरूरतों को लेकर बात करता। घर के डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा रहता। आंचल रोज अभय के पसंद का खाना बनाती, बड़ी उम्मीद से उनके लौटने का इंतजार करती, पर अभय आता और बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। आंचल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। सहेलियों से नाता टूट चुका था। उसकी उम्र की लड़कियां जहां कॉलेज के सपनों में खोई रहती थी, वहीं आंचल सुबह उठकर मयंक का टिफिन तैयार करती, उसे नहलाती और उसे स्कूल के लिए तैयार करती। मयंक का पूरी तरह आंचल पर निर्भर हो गया था। उसे अगर चोट लगती तो वह आंचल माँ के पास भागता। उसे नींद आती तो वह आंचल के पल्लू को पकड़कर सोता। आंचल ने अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी खुशियां मयंक की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर दी थी। एक रात मयंक को बहुत तेज अस्थमा का अटैक आया। वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। अभय घर पर नहीं था, वह किसी बिजनेस मीटिंग में फंसा था। आंचल घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही मयंक को गोद में उठाया और आधी रात को टैक्सी बुलाकर अस्पताल की ओर भागी। वह नंगे पैर थी, उसके पास ढंग से ओढ़ने के लिए दुपट्टा तक नहीं था। वह मयंक की जान बचाने की जिद थी। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने मयंक को नेबुलाइजर लगाया और उसकी हालत स्थिर हुई,
तब जाकर आंचल के थमे हुए आंसू बह निकले। वह मयंक के बेड के पास जमीन पर बैठकर उसका हाथ चूम रही थी। तभी अभय बदहवास सा अस्पताल पहुंचा। उसने देखा कि आंचल के पैरों से खून निकल रहा है, क्योंकि वह बिना चप्पल के ही भाग आई थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। अभय का दिल एक पल के लिए पसीज गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 17-18 साल की एक लड़की किसी दूसरे के बच्चे के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर सकती है। अभय धीरे से आंचल के करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आंचल, तुम ठीक तो हो? आंचल ने जैसे ही अभय की आवाज सुनी, वह फफक कर रो पड़ी और सीधे अभय के सीने से लग गई। यह पहला मौका था जब दोनों के बीच की वह बर्फीली दीवार थोड़ी सी पिघली थी। अभय के हाथ अनचाहे ही आंचल को संभालने के लिए उठ गए। उसने महसूस किया कि आंचल का शरीर थकान और ठंड से कांप रहा था, पर जैसे ही मयंक की आंख खुली और उसने मम्मा कहा, अभय को अचानक सपना की बेवफाई याद आ गई। उसने झटके से खुद को आंचल से अलग कर लिया। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी कड़वाहट लौट आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मयंक अब ठीक है, तुम घर जाओ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। आंचल की आंखों में जो उम्मीद की किरण जागी थी, वह एक पल में बुझ गई। उसने अपना दर्द पी लिया और चुपचाप मयंक का हाथ थाम लिया। उसे समझ आ गया था कि अभय का दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है। उसे सपना के छोड़े हुए घावों को भरने के लिए अभी और ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। लेकिन आंचल ने हार नहीं मानी थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस घर में सिर्फ एक समझौता बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक दिन अभय के दिल की मल्लिका भी बनेगी। उधर शहर के दूसरे कोने में एक गुमनाम अंधेरे कमरे में सपना और समीर के बीच झगड़े शुरू हो चुके थे। सपना को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अस्पताल से लौटने के बाद हवेली की फिजाओं में एक खामोश बदलाव महसूस होने लगा था। अभय अब अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकने के बजाय शाम ढलते ही घर लौटने लगा था। वह आंचल से सीधे बात तो नहीं करता, पर चोरी छिपे उसे मयंक के साथ खेलते हुए या उसे सुलाते हुए देखता रहता। आंचल की सादगी में एक ऐसा खिंचाव था जो अभय के जख्मी दिल पर मरहम का काम कर रहा था। वह लड़की जिसने अपनी पूरी जवानी एक ऐसे बच्चे और इंसान के नाम कर दी थी जिसने उसे कभी सम्मान तक नहीं दिया, आज भी बिना किसी शिकायत के मुस्कुरा रही थी। मयंक का चौथा जन्मदिन करीब था। आंचल चाहती थी कि इस बार मयंक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाए। उसने हिम्मत जुटाकर अभय के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अभय अपनी फाइलों में खोया था। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आंचल खड़ी थी, नीली साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में एक उम्मीद। अभय का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आंचल ने धीरे से कहा, जीजा जी, मेरा मतलब है अभय जी, मयंक का जन्मदिन है परसों। क्या हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रख सकते हैं? उसे बहुत खुशी होगी। अभय ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और फिर पहली बार नरमी से बोला, तुम्हें जो सही लगे वो करो आंचल, पैसों की फिक्र मत करना। आंचल के चेहरे पर जो मुस्कान आई उसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जन्मदिन की तैयारियां शुरू हुई। आंचल ने खुद पूरे घर को गुब्बारों और मयंक के पसंदीदा कार्टून किरदारों से सजाया। पार्टी की शाम आंचल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने वही भारी कंगन पहने थे जो उसकी माँ ने शादी में दिए थे। पार्टी के बीच में जब मयंक केक काट रहा था और अभय उसे गोद में लिए मुस्कुरा रहा था, तभी हवेली के गेट पर एक टैक्सी आकर रुकी। एक औरत जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में पछतावा था, लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। वह सपना थी।
उसे देखते ही जैसे पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया, संगीत रुक गया और मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगे। सपना की हालत खराब थी, उसके कपड़े मैले थे और वह रो रही थी। समीर ने उसे धोखा दिया था और उसका सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। सपना चिल्लाकर मयंक की तरफ दौड़ी, मेरा बच्चा मयंक, देखो तुम्हारी माँ आ गई। लेकिन मयंक, जो सपना को लगभग भूल चुका था, डर कर आंचल के पीछे छिप गया और उसका पल्लू कसकर पकड़ लिया। सपना ने आंचल की तरफ नफरत से देखा और चिल्लाई, तूने मेरा घर छीन लिया आंचल, तू मेरी जगह पर बैठ गई, दूर हट मेरे बच्चे से। पूरा घर सन्न था। जज साहब और उनकी पत्नी जो पार्टी में आए थे, शर्म से गड़ गए। आंचल की आंखों में आंसू थे, पर वह अपनी जगह से नहीं हिली। तभी अभय आगे आया। उसकी आवाज में वो कड़क थी जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचते हुए बोला, माँ? कौन सी माँ? वो जो अपने 2 साल के बच्चे को एक अजनबी के लिए बिलखता हुआ छोड़ गई थी, या वो जिसने अपनी पढ़ाई, अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे के लिए दांव पर लगा दी है? सपना रोते हुए अभय के पैरों में गिर गई। अभय, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गई थी। अभय ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया और आंचल का हाथ थामकर उसे अपने बगल में खड़ा कर लिया। उसने भारी आवाज में कहा, सपना, तुम इस घर के लिए मर चुकी हो। मयंक की माँ सिर्फ आंचल है। इसने उस वक्त इस घर को संभाला जब तुम उसे आग लगा कर गई थी। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभय ने गार्ड्स को इशारा किया और सपना को हवेली से बाहर निकाल दिया गया। उस रात जब मेहमान चले गए, हवेली के गार्डन में अभय और आंचल अकेले थे। चांदनी की रोशनी में अभय ने आंचल की तरफ देखा और पहली बार उसका हाथ थाम लिया। आंचल, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने तुम्हें अपनी नफरत की सजा दी, जबकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। आंचल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर अभय के कंधे पर रख दिया। सपना हवेली के बाहर बैठी रही। जब गार्ड्स बाहर ले जाने लगे तो उसकी चीखें और सिसकियां हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। लेकिन उन चीखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि एक रूह को झकझोर देने वाला पछतावा था। अभय का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, पर आंचल का कोमल दिल अपनी बड़ी बहन की यह हालत देखकर तड़प उठा। उसने धीरे से अभय का हाथ छोड़ दिया और दौड़कर गेट के पास गई। रुकिए, आंचल की आवाज सुनकर गार्ड्स रुक गए। सपना जमीन पर ढेर हो गई थी। उसने जैसे ही आंचल को अपने पास आते देखा, वह उसके पैरों में गिर पड़ी। आंचल, मुझे माफ कर दे छोटी। मैंने ना सिर्फ इस घर को जलाया, बल्कि तेरी मासूमियत की भी बलि चढ़ा दी। मैं इस काबिल भी नहीं कि तेरा चेहरा देख सकूं। सपना की आंखों से बहते आंसू उसकी उस गहरी चोट की गवाही दे रहे थे, जो उसे समीर के धोखे और अपनी अंतर आत्मा की आवाज से मिली थी। अभय और आंचल के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। जज साहब का चेहरा गुस्से से लाल था, पर उनकी आंखों के कोने भी भीगे हुए थे। सपना घिसटती हुई अपने पिता के पास गई और उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। पिताजी, आपने मुझे शहजादी बनाकर पाला और मैंने आपकी पगड़ी को बाजार में उछाल दिया। मेरी सजा मौत होनी चाहिए थी, पर शायद खुदा मुझे तिल तिल करके मरने देखना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। पूरा माहौल गमगीन हो गया था। सपना ने फिर अभय की ओर देखा। अभय जी, आप सही कहते हैं। मयंक की माँ सिर्फ आंचल है। मैंने तो उसे कोख दी थी, पर आंचल ने उसे अपनी आत्मा दी है। मैं यहाँ अपना हक मांगने नहीं, बल्कि अपना गुनाह कबूल करने आई थी। मैं मयंक को छीनने नहीं, बल्कि उसे एक आखिरी बार दूर से देखने आई थी।
सपना ने अपने गले से वो आखिरी सोने की चेन उतारी जो शायद उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी और उसे आंचल की हथेली पर रख दिया। यह मेरी तरफ से मयंक के लिए दुआ है। मैं अब इस घर में, इस शहर में नहीं रहूंगी। मेरी मौजूदगी तुम सबकी खुशियों में सिर्फ जहर घोलेगी। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। सबको लगा था कि सपना यहाँ रहकर फिर से अपना हक जताएगी, पर उसका हृदय परिवर्तन सबको हैरान कर गया। उसने बताया कि वह शहर से दूर एक आश्रम में जाकर उन अनाथ बच्चों की सेवा करेगी जिन्हें उनकी माताओं ने छोड़ दिया है। मैं उन बच्चों में अपना मयंक ढूंढूंगी और अपनी ममता के उस पाप को धोने की कोशिश करूंगी जो मैंने किया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शिमला की पहाड़ियों को चूम रही थी, सपना अपना छोटा सा बैग लेकर हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरी। आंचल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सपना ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं आंचल, अब मुझे खुद को ढूंढना है। तू इस घर की लक्ष्मी है, इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखना। सपना ने मयंक को दूर से सोते हुए देखा, एक आखिरी बार अपनी आंखों में उसकी सूरत बसाई और बिना पीछे मुड़े हवेली के गेट से बाहर निकल गई। उसकी विदाई में एक अजीब सा सुकून था। जज साहब ने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी कम से कम अब सही रास्ते पर थी। हवेली में अब शांति थी। अभय ने आंचल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जो किया वह शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला था। आंचल ने अभय की ओर देखा और महसूस किया अब उनके बीच कोई तीसरा नहीं था, न सपना की बेवफाई का साया और न ही किसी अतीत का बोझ। अभय ने धीरे से आंचल का हाथ चूमा और बोला, आंचल, अब तक तुमने सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई है। अब वक्त है कि मैं तुम्हें वो प्यार दूं जिसकी तुम हकदार हो। आंचल शर्मा गई और शिमला की उस ठंडी हवा में पहली बार उसे अपने घर की गर्माहट महसूस हुई। शिमला की सर्द हवाएं अब चुभती नहीं थी, बल्कि आंचल के गालों को सहलाकर गुजर जाती थी। घर में अब एक अजीब सी चहल पहल रहने लगी थी। अभय, जो कभी बात बात पर चिढ़ जाता था, अब आंचल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक सुबह आंचल किचन में मयंक के लिए पराठे बना रही थी और गुनगुना रही थी। तभी अभय दबे पांव पीछे से आया और उसने फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर आंचल के करीब रखे गिलास में डाला। आंचल पलटी और उसका चेहरा अभय की चौड़ी छाती से टकराते टकराते बचा। वह सकपका गई। आप क्या कर रहे हैं? और ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? अभय ने बड़ी मासूमियत से एक सेब उठाया और उसे हवा में उछालते हुए बोला, मेरा घर है, मेरी किचन है, और सुना है यहाँ की रसोइया बड़ी सुरीली आवाज में गाती है, तो सोचा जरा हम भी सुन ले। आंचल का चेहरा गुलाबी पड़ गया। उसने पल्लू ठीक करते हुए कहा, जाइए यहाँ से, काम करने दीजिए। मयंक उठ जाएगा तो उसे भूख लगेगी। मयंक तो अपनी नई माँ के हाथ के पराठे खाकर ही मानेगा, पर क्या इस घर के मालिक को एक कप चाय भी नसीब होगी? मयंक ने शरारत से अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाई। आंचल ने जैसे ही चाय का पतीला उठाया, अभय ने जानबूझकर उसका रास्ता रोक लिया। आंचल जिस तरफ मुड़ती, अभय उसी तरफ खड़ा हो जाता। अभय जी, रास्ता छोड़िए, आंचल ने बनावटी गुस्से में कहा। नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ आज खाने में क्या बन रहा है? अगर वही टिंडे तुरई हुई तो आज ऑफिस से घर नहीं आऊंगा। अभय ने बच्चों जैसी जिद की। आंचल ने खिलखिलाकर हंस दिया। तो मत आइएगा, मैं और मयंक मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। अभय उसकी हंसी में खो गया। उसने आंचल की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी हंसी यह इस घर की सबसे कीमती चीज है आंचल, इसे कभी खोने मत देना।
आंचल की धड़कनें तेज हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। शाम को जब अभय दफ्तर से लौटा तो वह अपने साथ एक बड़ा सा डिब्बा लाया था। आंचल ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? खोलकर देखो, अभय ने सोफे पर पसरते हुए कहा। आंचल ने डिब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत नीली शिफॉन की साड़ी थी, जिस पर चांदी के सितारों का काम था। यह किसके लिए? पड़ोस वाली चाची के लिए, अभय ने मजाक किया। फिर वापस आकर धीमी आवाज में बोला, जाहिर है तुम्हारे लिए है। कल एक बिजनेस डिनर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ चले। मना मत करना, क्योंकि मयंक ने पहले ही हाँ कर दी है। आंचल ने साड़ी को सीने से लगा लिया। वह रात भर आईने के सामने खड़ी होकर सोचती रही कि वह अभय के सामने कैसी लगेगी। अगले दिन जब वह तैयार होकर बाहर आई तो अभय उसे बस देखता ही रह गया। उसने अपनी टाई ठीक करना छोड़ दिया। कैसी लग रही हूँ? आंचल ने घबराते हुए पूछा। अभय उसके करीब आया, उसकी झुकी हुई पलकों को देखा और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, इतनी अच्छी कि मेरा दिल कर रहा है डिनर कैंसिल कर दूं और बस यहीं बैठकर तुम्हें देखता रहूं। आंचल ने शर्मा कर उसे धक्का दिया। आप बहुत बिगड़ गए हैं। बिगड़ा मैं नहीं हूँ, तुम्हारी इस सादगी ने मुझे बिगाड़ दिया है। अभय ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। गाड़ी में बैठते वक्त मयंक पीछे की सीट पर सो गया था। दोनों के बीच एक प्यारा सा सन्नाटा था। अभय ने धीरे से कार का म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। गाना बज रहा था, तेरा होने लगा हूँ। आंचल खिड़की के बाहर उड़ती बर्फ को देख रही थी, पर उसका सारा ध्यान अभय के उस हाथ पर था जो गियर बदलते वक्त बार बार उसके हाथ को छू रहा था। प्रेम की यह पहली सीढ़ी थी। मिलन अभी दूर था, पर दो रूहें एक दूसरे में समाने के लिए अब बेकरार होने लगी थी। नोक झोंक और छोटी छोटी शिकायतों के बीच नफरत का वह महल अब पूरी तरह ढह चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक मासूम, पवित्र और शरारती प्यार ने। शिमला की सुबह अब आंचल के लिए किसी ख्वाब जैसी होती थी। अब उसे बिस्तर से उठने में आलस नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था कि किचन में कोई उसका इंतजार कर रहा है। उस सुबह भी ऐसा ही हुआ। आंचल अभी रसोई में चाय के बर्तन चढ़ा ही रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके हाथ से चाय की पत्ती का डिब्बा छीन लिया। आंचल पलटी तो सामने अभय खड़ा था, ट्राउजर और टी शर्ट में, बिखरे हुए बालों के साथ। वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज चाय मैं बनाऊंगा, अभय ने बड़े रोब से कहा। आंचल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे चुनौती दी। अच्छा, आपको चाय बनानी आती भी है? कहीं ऐसा ना हो कि पीने के बाद मयंक और मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़े। अभय ने नकली गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ी। इतनी कमजोर मत समझना मुझे। मेरी बनाई चाय पीने के बाद तुम कैफे वाली कॉफी भूल जाओगी। अगले 10 मिनट तक किचन में एक अजीब सा युद्ध चला। अभय कभी अदरक कूटने में उलझता तो कभी उबलते दूध को संभालने में। आंचल पास ही खड़ी अपनी हंसी रोक रही थी। जब चाय बनकर तैयार हुई और अभय ने बड़े गर्व से कप आंचल की ओर बढ़ाया तो पहली चुस्की लेते ही आंचल का चेहरा अजीब सा बन गया। कैसी है? अभय ने उम्मीद से पूछा। आंचल ने चाय का कप मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, इसमें चीनी डालना भूल गए या जानबूझकर कड़वी चाय बनाई है ताकि मैं दोबारा आपसे चाय ना मांगू? अभय ने खुद चखा और फिर सिर पीट लिया। ओह, लगता है मयंक के साथ खेलते खेलते मैं चीनी का डिब्बा रखना भूल गया। दोनों एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। मयंक भी अपनी नींद से जागकर रसोई में आ गया और अपने पापा मम्मी को हंसते देख उनके पैरों से लिपट गया।
दोपहर में जब अभय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने अपनी टाई नहीं मिल रही थी। आंचल, मेरी ब्लू टाई कहाँ है? वह पूरे कमरे में चिल्लाया। आंचल कमरे में आई और अलमारी के सामने खड़े अभय के बिल्कुल करीब जाकर रुकी। उसने अलमारी की एक दराज खोली और ठीक उसकी आंखों के सामने से टाई निकालकर उसके गले में डाल दी। सामने रखी चीज भी आपको नजर नहीं आती? आंचल ने धीरे से कहा। अभय ने हिलना बंद कर दिया। आंचल उसके इतने करीब थी कि वह उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। आंचल बड़ी एकाग्रता से उसकी टाई की गांठ बांध रही थी। अभय की नजरें आंचल के चेहरे पर टिक गई। उसकी लंबी पलकें, उसकी छोटी सी बिंदी और वो सादगी जिसने अभय को अपना गुलाम बना लिया था। आंचल, अभय ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। आंचल ने जैसे ही नजरें उठाई, उसने खुद को अभय की गहरी आंखों के जादू में कैद पाया। वक्त जैसे वहीं ठहर गया। अभय ने धीरे से अपना हाथ आंचल के गाल की तरफ बढ़ाया, पर तभी मयंक की आवाज गूंजी, पापा, मेरी बॉल मिल गई। आंचल झटके से पीछे हटी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर भाग गई। अभय वहीं खड़ा अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वह समझ चुका था कि अब यह रिश्ता सिर्फ मयंक के लिए नहीं था। अब वह आंचल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। शाम को अभय जब लौटा तो वह अपने साथ आंचल के लिए उसकी पसंदीदा चमेली के फूलों का गजरा लाया था। उसने चुपके से आंचल के तकिए के पास उसे रख दिया और ऊपर एक छोटा सा नोट लिख दिया, आज की फीकी चाय के बदले यह खुशबूदार तोहफा। आंचल ने जब वह गजरा देखा तो उसकी आंखों में खुशी के सितारे चमकने लगे। वह समझ गई थी कि प्यार अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा। खामोशियां अब ज्यादा बातें करने लगी थी। शिमला की वादियों में उस रात मौसम ने करवट ली थी। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। मयंक गहरी नींद में सोया था, लेकिन आंचल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरते सफेद रुई जैसे फाहे देख रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह पलटी तो सामने अभय खड़ा था। उसने ग्रे रंग का स्वेटर पहना था और उसकी आंखों में वह चमक थी जो आंचल के दिल की धड़कनें बढ़ा देने के लिए काफी थी। इतनी रात को जाग रही हो, ठंड लग जाएगी, अभय ने करीब आते हुए कहा। उसकी आवाज में वो भारीपन था जो सिर्फ चाहत में होता है। नींद नहीं आ रही थी। बाहर बहुत खूबसूरती है। आंचल ने अपनी नजरें झुकाते हुए फुसफुसा कर कहा। अभय अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, इतने करीब कि आंचल उसके परफ्यूम की सौंधी खुशबू महसूस कर सकती थी। उसने खिड़की के कांच पर हाथ टिकाया, जिससे आंचल उसके और खिड़की के बीच जैसे कैद हो गई। खूबसूरती बाहर नहीं आंचल, खूबसूरती तो यहाँ मेरे सामने खड़ी है, अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आंचल का साया कांपने लगा। उसने घबराकर खिड़की से हटने की कोशिश की। अभय जी, मुझे जाना चाहिए, मयंक अकेला है। लेकिन अभय ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों की गर्माहट आंचल की रगों में बिजली की तरह दौड़ गई। मयंक सो रहा है आंचल, और आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब और कितनी देर हम एक दूसरे से भागेंगे? अभय ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। आंचल की पीठ अब अभय के सीने से लग चुकी थी। अभय ने अपना सिर आंचल के कंधे पर झुकाया और उसके कान के पास बहुत धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जब तुम शर्मा कर अपनी पलकें झुकाती हो तो मेरा जी चाहता है कि वक्त को यहीं रोक दूं।
तुमने इस वीरान घर को जन्नत बना दिया है और मुझे मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। आंचल की आंखें बंद हो गई। उसने महसूस किया कि अभय के हाथ उसके कंधों से होते हुए धीरे से उसकी कमर पर टिक गए हैं। यह कोई समझौता नहीं था, यह वह प्यार था जिसके लिए आंचल ने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी थी। उसने धीरे से अपना सिर पीछे की ओर झुकाया जो अभय के कंधे पर जा टिका। मुझे डर लगता है अभय जी, कहीं यह सब एक सपना ना हो। आंचल की आवाज में एक मीठा सा दर्द था। अभय ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। उसने बहुत ही प्यार से आंचल के माथे को चूमा, एक ऐसा चुंबन जिसमें सम्मान भी था और बेपनाह मोहब्बत भी। यह सपना नहीं है आंचल, यह हमारी हकीकत है और इस हकीकत को अब मैं कभी धुंधला नहीं होने दूंगा। अभय का चेहरा आंचल के चेहरे की ओर झुकने लगा। उसकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। आंचल ने अपनी मुट्ठियां अभय के स्वेटर में कस ली। दूर कहीं घड़ी ने 12 बजाए और उस बर्फीली रात के सन्नाटे में दो रूहें एक होने की दहलीज पर खड़ी थी। मिलन का वो मुकम्मल पल अब बहुत करीब था, पर अभय ने आंचल के गालों को सहलाते हुए उसे खुद से और भी कसकर लगा लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर बुरी नजर से छुपा लेना चाहता हो। उस रात शिमला की ठंड हार गई थी और दो दिलों की गर्मी जीत गई थी। प्यार का यह रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर था। हवेली के कमरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी नाच रही थी जो दीवार पर अभय और आंचल के सायों को एक दूसरे में उलझा रही थी। बाहर बर्फ का तूफान था, पर कमरे के भीतर प्यार की एक ऐसी तपन थी जिसने सर्द हवाओं का वजूद मिटा दिया था। अभय ने आंचल को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और आंचल का सिर उसके सीने पर था, जहां वह अभय के दिल की बेतहासा धड़कनों को साफ सुन सकती थी। आंचल। अभय ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे कोई इबादत कर रहा हो। उसने अपनी उंगलियों से आंचल के चेहरे पर आई लटों को धीरे से कान के पीछे किया। आंचल ने कांपते हुए लबों से अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में हया का समंदर था और प्यार की एक ऐसी चमक जिसे आज वह नहीं छुपा पा रही थी। अभय ने झुककर आंचल की ठुड्डी को छुआ और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। आज कोई समझौता नहीं आंचल, आज कोई मजबूरी नहीं, आज सिर्फ तुम हो और मैं और हमारा यह अधूरा सा एहसास जो आज पूरा होने के लिए बेकरार है। अभय की आवाज में एक नशा था जिसने आंचल के होश उड़ा दिए थे। अभय ने धीरे से आंचल की साड़ी का पल्लू अपने हाथों में लिया। आंचल की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। अभय ने उसे अपनी ओर थोड़ा और करीब खींचा, इतना करीब कि उनके जिस्मों के बीच अब हवा की भी जगह नहीं बची थी। अभय ने बहुत ही कोमलता से आंचल के गले पर अपनी उंगलियां फेरी, जिससे आंचल के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी बाहें अभय के गले में डाल दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। अभय ने धीरे से झुककर आंचल के गुलाबी गालों को चूमा, फिर उसकी बंद पलकों पर अपना प्यार अंकित किया। आंचल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। बरसों की वो तन्हाई, वो ताने और वो खालीपन अब धीरे धीरे मिट रहे थे। अभय ने आंचल की कमर पर हाथ टिकाकर उसे धीरे से बिस्तर की ओर झुकाया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में आंचल का चेहरा किसी परी जैसा चमक रहा था। अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है आंचल। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी रूह का हिस्सा हो। आंचल ने अपनी उंगलियों से अभय के बालों को सहलाया और फुसफुसाते हुए बोली, और आप मेरी दुनिया हैं अभय जी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं।
उस रात शिमला की खामोशी में दो दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह सौंप दिया। कोई दीवार नहीं रही, कोई झिझक नहीं बची। अभय और आंचल का वह मिलन सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि वह दो ऐसी रूहों का संगम था जो बरसों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। प्यार की उस आग में पुरानी सारी कड़वाहटें जलकर राख हो गई और जन्म हुआ एक अटूट अमर प्रेम का। कमरे की खिड़की पर बर्फ गिरती रही, पर अंदर प्रेम की चादर ओढ़े दोनों एक दूसरे में समाये थे, जैसे वक्त हमेशा के लिए वहीं ठहर गया हो। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और मुकम्मल रात थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और शिमला की उन वादियों ने कई मौसम बदलते देखे। अब नीलकमल हवेली वह वीरान घर नहीं था जहां सन्नाटा पसरा रहता था, बल्कि अब इसकी दीवारों से हर पल खुशियों की हंसी गूंजती थी। अभय और आंचल के मिलन को अब 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में उनका प्यार और भी गहरा और परिपक्व हो गया था। हवेली के उसी खूबसूरत बगीचे में जहां कभी आंचल ने अकेले बैठकर आंसू बहाए थे, आज वहां धूप खिली हुई थी। मयंक, जो अब 7 साल का हो चुका था, पूरे बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहा था। वह अब एक समझदार और खुशमिजाज बच्चा बन गया था, लेकिन आज उसकी खुशी का ठिकाना इसलिए भी जायदा था क्योंकि उसके पास खेलने के लिए उसकी अपनी छोटी बहन थी। आंचल बगीचे की बेंच पर बैठी थी। उसकी गोद में 2 साल की नन्ही आराध्या थी। आराध्या की आंखें बिल्कुल अभय जैसी थी, शरारती और गहरी। आंचल उसे धूप में बिठाकर तेल की मालिश कर रही थी और मयंक बार बार आकर अपनी छोटी बहन के गालों को चूमकर भाग जाता। आंचल के चेहरे पर अब वह पहले वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो केवल एक पूर्ण स्त्री के चेहरे पर होता है। तभी गेट पर अभय की गाड़ी आकर रुकी। मयंक चिल्लाया, पापा आ गए, और दौड़कर अभय की टांगों से लिपट गया। अभय ने उसे उठाकर हवा में उछाला और फिर आंचल की तरफ बढ़ा। अभय के हाथ में आज भी चमेली के फूलों का वही गजरा था जो अब उनकी मोहब्बत की एक रस्म बन चुका था। अभय ने झुककर आराध्या को अपनी गोद में लिया और आंचल के पास बैठ गया। उसने गजरा आंचल के बालों में सजाते हुए बड़े प्यार से कहा, आज ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया तो यहाँ शिमला की इन पहाड़ियों में बसी है। आंचल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर अभय के कंधे पर टिका दिया। आप हर रोज यही कहते हैं और फिर भी घंटों मीटिंग्स में बिता देते हैं। अभय ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत गंभीरता से बोला, आंचल, कभी कभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कांप जाता हूँ। अगर उस दिन तुमने मयंक के लिए अपना हाथ आगे न बढ़ाया होता तो आज मैं शायद इस अंधेरे में कहीं खो गया होता। तुमने न सिर्फ मयंक को माँ दी, बल्कि मुझे भी एक नया जीवन दिया। आंचल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने देखा कि सामने मयंक और आराध्या अब एक साथ घास पर खेल रहे थे। उसने धीरे से कहा, सब नीति का खेल है अभय जी। सपना दीदी ने जो खालीपन छोड़ा था, उसे भरने के लिए शायद भगवान ने मुझे ही चुना था। आज मुझे अपने उस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने सिर्फ एक जीजा को पति नहीं बनाया, मैंने एक अधूरे घर को स्वर्ग बनाया है। उसी समय शिमला के एक छोटे से अनाथालय से सपना का पत्र आया। सपना अब वहां दीदी के नाम से जानी जाती थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों के नाम कर दी थी जिनका कोई नहीं था। उसने लिखा था कि वह अपनी जगह बहुत खुश है और उसे अपनी बहन की खुशियों के बारे में सुनकर सुकून मिलता है। शाम ढल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को केसरिया रंग में रंग रही थी। अभय ने आंचल को अपनी बाहों के घेरे में लिया और दोनों अपने बच्चों को खिलखिलाते हुए देखते रहे।
वह एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर लगता था कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर नीयत साफ हो और प्यार सच्चा हो तो मंजिल हमेशा इतनी ही खूबसूरत होती है। हवेली की खिड़कियों से अब सिर्फ प्यार की रोशनी छनकर आती थी। अभय, आंचल, मयंक और नन्ही आराध्या, यह अब एक मुकम्मल और अटूट परिवार था। तो दोस्तों, यह थी आंचल के अटूट त्याग, अभय के बेपनाह प्यार की मुकम्मल दास्तां। कैसे एक छोटी सी उम्र में लिए गए बड़े फैसले ने न सिर्फ एक उजड़े हुए घर को बसाया, बल्कि नफरत की बर्फ को पिघलाकर मोहब्बत का नया सवेरा भी लिखा। अगर आपको आंचल और अभय की यह भावनात्मक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी क्या राय है? क्या आंचल का अपनी बहन के पति से शादी करने का फैसला सही था, या आप कहानी में कोई और मोड़ देखना चाहते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। ऐसे ही और भी रोमांचक, भावुक और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नई कहानी, नए किरदारों और नए जज्बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।